छोटी सी टिप देना चाहूँगी। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करें। अपने एक नोटबुक लें और अपने दिन में सिर्फ 3 चीज़ें पॉज़िटिव लिखें जो आपके साथ हुई हैं, और मिनिमम मेरे को लगता है 3 चीज़ें तो एटलीस्ट अच्छी हो ही सकती है ना? हम इसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि आज मुझे ऑफ़िस जाते हुए ट्रैफ़िक नहीं मिला। हम इसलिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि आज मुझे खाना बहुत अच्छा मिला। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जब आप इन पॉज़िटिव चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाना शुरू करेंगे, तो कभी आप अगर परेशान हैं, you refer to that diary and you will automatically change your vibration. जैसे मैंने एनएलपी भी कर रखी है, तो इसकी हेल्प से हम पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप कैसे और हेल्दी हो सकते हैं, वहाँ पे हम हमें हेल्प करते हैं। पेरेंट्स का भी मेरे पास चैलेंज आया हो गया है जो मेरे बच्चे का ना मन नहीं लगा है पढ़ाई में, वो थोड़ा बिगड़ गया है या बिगड़ गई है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब कुछ कितनी ज़्यादा चल रहा है, तो उस केस में बच्चे का फोकस डाइवर्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य यादव। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि मिसेस लवीना रस्तोगी मैम, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और एक करियर काउंसलर भी। चलिए आइए उनसे उनके बारे में कुछ जानते हैं। मैम प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम लवीना रस्तोगी है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और करियर काउंसलर हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ उनकी करियर डिसीजन में, जो 8th क्लास ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं और अप टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, सब लोगों को मैं हेल्प करती हूँ उनके करियर चॉइसेस में। और कई बार क्या होता है कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एंड समटाइम्स वी फील स्टक इन दैट पर्टिकुलर जॉब, और फिर हम सोचते हैं कि हम सही जगह पर है या नहीं, तब भी लोगों को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे मैं लोगों को असिस्ट करती हूँ उनके करियर में, इफ दे वांट टू स्विच देयर करियर। मैम करियर काउंसलिंग क्या होती है, मतलब थोड़ा डिटेल में आप हमें प्लीज बताइए। जी, बिल्कुल। देखिए, करियर काउंसलिंग होती है, हम सबसे पहले जो भी कैंडिडेट आता है हमारे पास, जी हम उनका असेसमेंट लेते हैं, जिसके अंदर हम उनकी एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसको असेस करते हैं। उसके बेसिस पे हमें कॉम्बिनेशन पर हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति कौन सी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। कौन-कौन सी फील्ड, ज़रूरी नहीं है आप एक ही फील्ड में अच्छा कर पाएँ, आप 2-4 फील्ड्स के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे अपना 100% दे सकते हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? और जैसे अगर कोई स्कूल का बच्चा है, सबसे पहले उसका मेजर डिसीजन होता है कि मेरे को स्ट्रीम कौन-सी सिलेक्ट करनी है ना? 11th क्लास के बाद। तो वहाँ 8, 9, 10 ये सही क्लास है जहाँ पर वो जान सकते हैं अपने बारे में, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में। उसके बेसिस पे दे कैन टेक अ डिसीजन कि मेरे को ये स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। उसके बाद जब स्ट्रीम चूज़ हो गई, 12th क्लास के बाद मुझे कौन-सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, ठीक है? टू अचीव माय गोल्स, लाइफ गोल्स। तो वहाँ पर करियर काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वंस यू चूज़ कि मेरे को ग्रेजुएशन हो गई है, कुछ लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, कुछ लोग होते हैं कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, इंडिया से करूँ, अब्रॉड से करूँ, इसका कन्फ्यूजन होता है ना? तो वहाँ पे भी हम उन लोगों को हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से हम अलग-अलग स्टेजेस पे, ये एक करियर डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक जगह पे जाके थम नहीं जाता। जिस तरीके से हमारी लर्निंग है, हम आज की डेट में हर कोई लाइफ लॉन्ग लर्नर है। अगर कोई डॉक्टर बन भी गया, तो उसकी पढ़ाई वहाँ तक सीमित नहीं है। वो आगे भी कुछ स्पेशलाइज़ेशन करेंगे, अपने आप को और डीप लेके जाते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। तो हर स्टेज पर करियर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती जैसे मैम आपने बताया आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, जी। आप उनका टेस्ट लेते हैं, पर्टिकुलर कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जी। मैम आज के टाइम पे करियर के ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है बच्चे सोशल मीडिया से भी अपने करियर्स पे स्विच करते हैं, हाँ, तो आप उनको कैसे काउंसिल करते हैं? ओके। मतलब सोशल मीडिया से करियर्स काफी सारे आजकल वेराइटीज ऑफ हाँ, इन नंबर्स ऑफ करियर ऑप्शंस हो गए हैं। राइट। लोगों को लगता है कि एजुकेशन नहीं, हमें इन्फ्लुएंसर बनना इन्फ्लुएंसर है। बनना चाहिए, ओके। तो उनको आप कैसे समझाते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है एंड सेकेंडरी आपको इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? ओके। सोशल मीडिया पर आज की डेट में इट्स अ नीड ऑफ द आवर, जी है सोशल मीडिया। अगर आप एक डॉक्टर भी हैं, जी या एक लॉयर भी हैं, जी तो भी आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है, ताकि वो जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ठीक है? अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो इन्फ्लुएंसर के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट
उसके अंदर आपके पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए। जी ठीक है, काफी सारे डॉक्टर्स भी आजकल सोशल मीडिया पे हैं। जी तो सोशल मीडिया इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग आई वुड से। जी ठीक है, अपने आप को प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। आई थिंक हर किसी को आना चाहिए, बट सिर्फ वही अगर एक करियर ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, तो अगर आप मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर आप अपनी फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस करिए ना। जी इफ यू आर इंजीनियर, तो आप बताइए कि मैं एक पर्टिकुलर इंजीनियर हूँ एंड आई एम एक्सपर्ट इनटू दैट, जी और वो स्किल्स आप इम्पार्ट करिए। जी सिर्फ आप सोचे कि मेरे को ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनके बेसिस पे आपकी रेगुलर इनकम आई थिंक नहीं हो सकती है। जी उसमें कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप स्टक फील करें। मैम, ऐसा भी होता है कि बच्चे ना कुछ लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे कि अरे ये तो इन्होंने 12th करी है, उसके बाद भी ये सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो उनको आप कैसे क्या समझाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो दिख रहा है आपको सोशल मीडिया पे, जी वो 100% जेन्युइन है, जी वो तो ना आपको पता है जी और जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है उनको भी नहीं पता। जी तो पहले तो आप उसको एनालाइज करिए कि वो 100% सोशल मीडिया पे एवरीवन इज नॉट सेम जी एज दे आर इन रियल लाइफ। जी तो जब वो एक अलग दुनिया है जी और उसकी आपको जानकारी नहीं है, तो आप जो भी डिसीजन ले रही है, बी माइंडफुल वट एवर डिसीजन यू टेक। जी ठीक है, तो एज सम पार्ट इट्स ओके, बट नॉट 100% रिलाइंग कि वो इन्फ्लुएंसर है, वो ट्रैवल ब्लॉगर है, तो मैं भी बन जाता हूँ। तो एकदम उससे मत इन्फ्लुएंस हो, आप अपने आप को जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है ना। आप एक फॉलोअर की जगह एक लीडर बनने की कोशिश करिए। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड प्रमोट द बिजनेस इनटू सोशल मीडिया। इस तरीके से तो आप एक लाइफ लॉन्ग ग्रो कर सकते हैं। जस्ट बीइंग अ फॉलोअर, आई डोंट थिंक कि आप बहुत लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। जी मैम, मैम आजकल के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो करियर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं? करियर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, तो उनके टाइम पे डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, और बैंक में जॉब करने वाले, इंश्योरेंस कंपनी में, या IAS PCS, ये सब बेसिक जॉब्स होती थी। बट आज की डेट में ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुकी है। जी ठीक है, अगर मैं आपको अपनी फील्ड के बारे में बात करूँ, साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो पहले साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट में भी लोग कंफ्यूज हो जाते थे, जी है ना। तो साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल फील्ड है, वो बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ता है, MD करना पड़ता है, तब आप साइकेट्रिस्ट बनते हैं एंड यू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ओके, राइट। साइकोलॉजी में जब हम आ जाते हैं, तो साइकोलॉजी पहले तो नॉर्मल साइकोलॉजी चल रही थी, फिर साइकोलॉजी के भी सब पार्ट्स हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी। ओके ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट से रिलेटेड भी होती है, जो कि आप ऑफिस में साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। आज की डेट में डिप्लोमा कोर्सेज भी आ गए, आफ्टर डूइंग देयर मास्टर्स और ग्रेजुएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर भी साइकोलॉजी आ चुकी है। तो ये बहुत सारी सब फील्ड्स बन चुकी है ना। और हर किसी को अपना नीश आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट के अंदर बहुत डीप में जा सकते हैं, और उसके अंदर फिर हम एक्सेल कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपके पास ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो बहुत बार फेल हो रहे हैं, नॉट इवन बच्चे, बड़े भी आते हैं करियर में, जब उनको लगता है ना कि वो एक जगह स्टक हो चुके हैं, अब उनको नहीं समझ में आ रहा, बार बार सिर्फ उनके पाथ पे ना फेलियर्स आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? हाँ, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। मेरे पास एक बच्चा आया था जो कि 11th क्लास में फेल हो गया था, और उसके पास कॉमर्स थी। ठीक है, तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी, बच्चे से बात करी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्चा जो है साइंस की प्रोजेक्ट्स बनाता है औरों के लिए, एंड ही चार्ज मनी फॉर दैट। ओके ओके, एंड ही वाज डूइंग कॉमर्स। मैंने कहा सर, इसी से ही पता लग रहा है कि उसका इंक्लिनेशन साइंस में है, एंड यू गिव हिम मैथ्स, कॉमर्स, जो उसको समझ नहीं आएगा। देन वी टुक हिज असेसमेंट, जहाँ पे हमने उसकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ एनालाइज किया। उसके अंदर यही आया कि बच्चा साइंस फील्ड के लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो बहुत प्रैक्टिकल चीजों को करके समझता है। ठीक है, और इन असेसमेंट्स में हमें बच्चों का लर्निंग स्टाइल भी पता लगता है कि हम किस तरीके से सीखते हैं। हम अपनी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया हम सुनते भी हैं, आंखों से देखते भी हैं, तो यही हमारी सेंसेस हैं जिससे हम एब्जॉर्व करते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो बच्चा बहुत प्रैक्टिकल है ना, तो उसको एक ऐसी फील्ड के अंदर होना चाहिए जहाँ पे उसे अपने हाथों से काम करना पड़ा, ताकि वो फिजिकली इन्वॉल्व है उस काम के अंदर। ठीक है, तो वो चीज करनी चाहिए। देन लेटर ऑन ही एनरोल्ड हिमसेल्फ
in PCM and completed his 11th 12th, and they were planning to make him an architect क्योंकि उसकी डिजाइन ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छी। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया कि बच्चे लाइक एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और प्लस आप पेरेंट काउंसलिंग भी करते हैं, आपने बताया। तो मैम आज के टाइम पे ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी ना बॉन्ड बहुत ज्यादा, एक तरफ से देखा जाता है बहुत पॉजिटिव भी हो गए, प्लस कुछ डिफरेंसेस भी आ गए बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चों को उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो आप उस रिलेशनशिप को कैसे काउंसिल करते हो? देखिए, अगर हमें अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी है या किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मेट्रोज में चैलेंज ये है कि पेरेंट्स भी, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह पाते हैं, कुछ लोग नहीं रहते। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है आपके साथ में और बच्चा जो है डे केयर में रहता है, उसमें रहता है ना, और जो शुरू से हम बच्चों को अपने संस्कार देते हैं, वैल्यूज देते हैं और हम बताते हैं दुनिया बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बिकॉज हम बच्चों को पॉजिटिव ही देना चाहते हैं, राइट। जब बच्चा टीन एज में आता है 13-14 ईयर्स, तो जो चीजें हमने उनको सिखाई होती है वो रियल वर्ल्ड से बहुत अलग होती है। तो वो सोचता है, वो खुद एनालिसिस लगाता है कि पापा ने तो कहा था, मम्मी ने तो कहा था, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो इसने मेरे को ऐसे चीट क्यों कर दिया, है ना। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो बच्चा सोचता है कि मम्मी पापा ने जो मुझे बताया वो गलत बताया। बट पेरेंट्स क्या उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहते थे उसको, बट वो रियल लाइफ से डिफरेंस होता है। तो ये टेम्परेरी फेज का कॉन्फ्लिक्ट है, ये रिजॉल्व हो सकता है व्हेन वी कम्युनिकेट। एंड मैंने NLP भी कर रखी है, तो इसके हेल्प से हम पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप कैसे और हेल्दी हो सकते हैं, वहाँ पे हम उन्हें हेल्प करें। मैम जैसे आपने बताया कि हम डिस्कशंस के बाद एक रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, मैम बहुत जगह ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, वो घर आते हैं, टाइम नहीं देते हैं अपने बच्चों को, और उस वजह से ना बच्चा अपना बैगेज अपने अंदर रखता है। तो उस केस में आप कैसे बच्चों को हेल्प करते हैं? उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चे से बात करनी होती है, उसके साथ हमें कुछ पूछना नहीं है पहले उसको हम अपनी रेपो बनानी होती है, ताकि वो खुद कंफर्टेबल हो जाए अपनी चीजें हमें बताने के लिए, है ना। जब वो खुद कंफर्टेबल हो जाएगा अपनी चीजें, हम क्योंकि एकदम ही फर्स्ट मीटिंग पे नहीं होगा, हाँ पहले तो हम पेरेंट्स से भी हिस्ट्री लेंगे, है ना, कि कैसा बिहेवियर था बचपन से, कैसा था, वो सब हिस्ट्री देते लेने के बाद फिर हम बच्चे से मिलेंगे, रेपो स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। 2-3 सेशन के बाद अगर हमारी रेपो स्टैब्लिश हो जाएगी, देन उसको विश्वास दिलाएंगे बच्चा हम पे विश्वास कर सकता है, वो एक सेफ प्लेस पर है जहाँ पे वो जो भी कुछ शेयर करेगा वो कहीं यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है रेपो स्टैब्लिशमेंट का, इट विल हेल्प अस टू नो द चाइल्ड। और कई बार बच्चे इस प्रोसेस के अंदर जब हमारे साथ कंफर्टेबल होते हैं तो समटाइम्स दे क्राई ऑल्सो, क्योंकि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 12th क्लास के बाद वाले भी, तो वो समझते हैं चीजों को, मैम जैसे आपने बताया कि इवन ये भी होता है कि बच्चे बाहर जाके ना प्यार ढूंढते हैं क्योंकि उनको घर में नहीं मिलता, जिस वजह से वो नेगेटिव लोगों के बीच में भी आ जाते हैं, लोग उनका फायदा उठाते हैं। आप ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं? ऐसे बच्चों का पेरेंट्स का जो मेरे पास चैलेंज है वो ये है कि मेरे बच्चे का ना मन नहीं लगा है पढ़ाई में, वो थोड़ा बिगड़ गया है या बिगड़ गई है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब कुछ, तो प्लीज आप इसको समझा दीजिए। तो उस केस में बच्चे का फोकस डाइवर्ट होता है। तो अगर हमारी रेपो अच्छी बन गई है, क्योंकि इनिशियली बच्चे मेरे पास वो लेके जो आते हैं मेरे पास, वो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड लेकर आए, ठीक है। और फिर बच्चा जब धीरे धीरे करियर काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद थोड़ा ओपन होता है, अपनी प्रोसेस शेयर करता है, देन हम उसको रियलिटी ऑफ लाइफ बताते हैं कि दिस इज द एज जहाँ पे उन्हें इसकी जगह यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो उन दोनों का कंपैरिजन हम करवाते हैं एंड वी डू सम माइंडफुलनेस एक्टिविटीज विद देम, जिससे वो खुद ही अपनी लाइफ की चॉइसेस देखे। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। मैम जैसे बच्चों का ना बिहेवियर मुझे ऐसा लगता है घर में एटमॉस्फेयर से भी बहुत चेंज होता है, बिल्कुल। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी लाइफ में हमारा इन्वायरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर कोई जगह का पॉजिटिव
ह्यूमन बीइंग्स क्या, आज के दिन तो रिसर्च ऐसी भी हो चुकी है जहाँ पे अगर आप किसी फ्लावर के पास जाकर के कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वो ग्रो नहीं करता, और किसी के पास आप पॉजिटिव बोलते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो हम भी एक फ्लावर की तरह है, अगर हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे वी विल ग्रो, है ना। और अगर हम नेगेटिव में रहेंगे तो हमारी एनर्जी वाइब्रेशन सब लो होगी और हम नीचे दबते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने एक बच्चा है आपका और वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ले, उसको निभाए, और उसके लिए आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, है ना। हम हमेशा यही सोचते रहे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वी विल नॉट एबल टू डू गुड इन आवर पर्सनल लाइफ और एज वेल एज इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी टिप देना चाहूंगी। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करें। अपने एक नोटबुक लें और अपने दिन में सिर्फ 3 चीजें पॉजिटिव लिखें जो आपके साथ हुई है, और मिनिमम मेरे को लगता है 3 चीजें तो एटलीस्ट अच्छी हो ही सकती है ना। हम इसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि आज मुझे ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक नहीं मिला, हम इसलिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि आज मुझे खाना बहुत अच्छा मिला। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप इन पॉजिटिव चीजों को लिखना शुरू करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाना शुरू करेंगे, तो कभी आप अगर परेशान है यू रेफर टू दैट डायरी एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज योर वाइब्रेशन। मैम, जैसे ना बच्चों का बिहेवियर आजकल ना बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बच्चों के बीच में ना सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ चुका है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन देखिए, सेल्फ सेल्फ एस्टीम इंडिया के अंदर पहले से भी 7-8 साल के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की खत्म हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट का, पीयर का, रिलेटिव्स का इतना प्रेशर होता था कि अरे मेरे बच्चे के तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अरे मेरे बच्चे के नहीं आ रहे हैं, अरे शर्मा जी का लड़का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, और वर्मा जी का नहीं कर रहा है। तो हम ये जो कंपैरिजन करते हैं यही बहुत गलत है। हमें ये समझना चाहिए कि हर बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स को हम समझें और उसको स्ट्रेंथन करें। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश में बहुत अच्छा है बट मैथ्स में वीक, ठीक है, मैथ्स पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, कि मैथ्स उसका अच्छा हो जाए, है ना। अगर वो 40% लेकर आ रहा है तो 60-70 तक पहुंच जाए। अगर वो इंग्लिश में 80 लेके आ रहा है उसके अंदर वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकता है, और वो वहां से कुछ अपने लिए, मतलब ये मैंने सिर्फ स्टडी के लिए कंपैरिजन किया है, बट बच्चों के क्वालिटीज भी यहाँ अच्छी हो सकती है। कोई बच्चा लविंग है, केयरिंग है ना, तो लविंग केयरिंग एक ट्रू नेचर है ह्यूमन बीइंग का, उसको हमें नर्चर करना चाहिए। कुछ लोगों का हेल्पिंग नेचर होता है, हम उसे नर्चर करना चाहिए। हो सकता है वो कोई एक एनजीओ खोल ले, या CSR प्रोजेक्ट्स आजकल है बहुत सारे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जॉब कर ले, है ना, मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो जो भी स्ट्रेंथ्स हैं बच्चों की उसको एक्नॉलेज करें और उसको आगे बढ़ाएं। मैम, क्या आजकल का जो बच्चों का सेल्फ डाउट वाला चीज है वो सोशल मीडिया की वजह से भी है? हाँ, बिकॉज जहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा वहां पे सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा, है ना। तो मैंने यही कहा कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें खुद भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से। आप बोलिए आई एम अ यूनिक बीइंग, है ना, और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको एनालाइज करिए और उस पर काम करिए, क्योंकि आप जैसे हैं आपकी फ्रेंड भी बिल्कुल वैसी नहीं होगी, बट उसके अंदर आपके अंदर कुछ कॉमन अच्छी चीजें होंगी, दैट्स व्हाई योर फ्रेंड, है ना। तो जो आपकी अच्छी चीजें हैं उसको आगे बढ़ाइए। मैम, आपने बताया आप साइकोलॉजिस्ट भी है जी, तो लाइक आजकल ना मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, लेकिन लोग उसके बारे में इतना ओपनली बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? और लोगों को ये भी लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास ना एक वही इंसान जाता है जो पागल होता है, दिमाग लाइक कम होता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? okay. पहले के टाइम पे हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता था चीजों से, और पहले मेंटली रिटार्डेड लोग होते थे, उन्हीं के लिए लोग सोचते थे कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, हम तो नॉर्मल है, हमें जरूरत नहीं है। बट परेशान तो लोग रहते हैं, उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। पहले की अगर औरतें शादी के बाद परेशान होती थी तो अपनी मम्मी के साथ शेयर करती थी, तो मम्मी उनको बोलती कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा टाइम के हिसाब से,
है ना, और तेरे को पलट के कुछ नहीं बोलना है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करती है, तेरे को उसी घर में रहना है। हम ऐसे पेरेंट्स उनको मोटिवेट कर देते हैं, बट इनसाइड वो स्ट्रेस में है, उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पे भी पड़ रहा है ना। एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस की कमी है, बाकी ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल लोग भी है उनको अप्रोच करना चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को, जो कि नॉर्मल लोगों के साथ काम करते हैं। और जो मेंटली रिटार्डेड है या कुछ अलग उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो उनको वहाँ पे हेल्प करता है। तो उस हिसाब से लोगों को अप्रोच करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत लोगों के पास पहुंची है, जो कि पहले नहीं थी। नाउ पीपल आर रियली ओपन अप एंड दे वो ढूंढते हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह को अपनी हेल्थ के लिए। और लाइफ में अगर हम अपने गोल्स भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, हम स्टेज 1 में हैं और हमें स्टेज 2 पे जाना है, तो वहां पे भी दे शुड अप्रोच अ कोच जो उन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगा। मैम, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन चीज हो गई आज के टाइम पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर इंसान ना डिप्रेशन में है या एंजाइटी का प्रॉब्लम उसको ज्यादा है? ओके, ये बेसिक चीज जो है, अगर कोई डिप्रेशन में रहता है जी, और उनके यहाँ ये है कि हमेशा पास्ट में रहते हैं जी, वो सोचते रहते हैं जी, जो भी चीज उन्हें खराब लगी है या जो भी उन्होंने टाइम अपना स्पेंड किया है, उन्हें लगता है वो उसमें डूबे रहते हैं। तो कभी आप देखेंगे कुछ लोग अपने आप को अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं जी, उन्हें लाइट पसंद ही नहीं है, उन्हें होप चाहिए ही नहीं, दे वांट टू बी इन दैट फेस। तो ये थोड़ा सिम्टम है कि वो डिप्रेशन में है। एंजाइटी जो होती है, इसका बेसिक रीजन है कि हम फ्यूचर के लिए बहुत वरी, ठीक है, आगे क्या होगा जी, मैं 12th पास कर लूंगा नहीं कर लूंगा, मेरा ग्रेजुएशन होगा नहीं होगा, मेरा ड्यू में एडमिशन होगा या नहीं होगा, और या मैं बाहर चला जाऊंगा पढ़ाई करने या नहीं, मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाऊंगा। तो वो एंजाइटी रहती है फ्यूचर में क्या होगा। बट इसका सेम बहुत सिंपल आंसर है, वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट जी। कभी भी आप पास्ट में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट वी कैन नॉट चेंज, फ्यूचर वी कैन बिल्ड जी, बट इफ वी फोकस ऑन अ प्रेजेंट, है ना। तो ये फॉर नॉर्मल पीपल जो क्लिनिकली डिप्रेशन में नहीं है, क्लिनिकली एंजाइटी में नहीं है, उनके लिए यही है कि दे शुड लिव इन प्रेजेंट, एवरीवन शुड लिव इन प्रेजेंट, फोकस करें कि आज क्या हो रहा है और उस पर पॉजिटिव रखें, और जो भी आपको चाहिए उसके अपने गोल के टुवर्ड्स मेक टेक बेबी स्टेप्स जी, है ना। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो मैं कहूंगी प्लीज कंसल्ट टू द साइकोलॉजिस्ट। मैम, जैसे आपने बताया थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, मैम ओवर थिंकिंग भी आजकल के टाइम पे ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या ये भी एक पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर एक नॉर्मल इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं? देखिए, एक्सेस में कुछ भी होगा वो प्रॉब्लम है जी, मॉडरेशन में कुछ भी है तो ठीक है। ओवर थिंकिंग एज एन बहुत बेकार चीज नहीं है। ओवर थिंकिंग क्या होती है, हम कुछ भी चीज करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, और हम सोचे ही जा रहे हैं और हम उसके अंदर डीप चले जा रहे हैं। तो फॉर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा टाइम देना जी, फिर जो आपको कुछ डिसीजन लेना था, सपोज आपको कल कहीं बाहर जाना है ना, और कोई कोई प्रोग्राम है और आपको परसों कहीं बाहर जाना है, तो आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं मैं उस प्रोग्राम में जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ, मैं जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा होगा, और नहीं गया तो क्या होगा। बहुत एक छोटी सी चीज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो, और एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है है ना। उसको छोड़ दिया आपने, निग्लेक्ट कर दिया, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। बट अगर आप मेरे को यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं करूँ नहीं करूँ, थोड़ा एनालिसिस करा ये कंपनी के बारे में क्या क्या है, और आपको पॉजिटिव लगा, उसकी पास्ट 5 years की परफॉर्मेंस देखी, एंड देन यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, दैट इज ओके। आपने एनालाइज किया, क्योंकि जो लोग ओवर थिंक करते हैं वो एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है, तो आज के डेट में एनालिसिस बहुत चाहिए कोई भी डिसीजन लेने में। तो in moderation it's okay, but because of thinking you're not taking action, then again I would say contact a psychologist or a counselor who can help you to overcome this जी। मैम, जैसे एक सेइंग है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, तो क्या साइकोलॉजी की पर्पज से ये चीज सही है या गलत है? देखिए, टाइम के हिसाब से हो सकती है, होती है, लेकिन वो बहुत टाइम लेती है जी,
है ना, उससे हमारी परफॉर्मेंस हमें जो आज करना है, जैसे एग्जाम्पल था, मेरी एक क्लाइंट थी, उनका आईफोन था, उन्होंने नया खरीदा था और उनका वो चोरी हो विद इन 2-3 डेज हॉस्टल में रह रही थी और वो उनकी हॉस्टल की जो कोई फ्रेंड थी उसने ही चोरी कर लिया एंड फिर उसने FIR करी। फर्स्ट टाइम शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन में उसके साथ जो मतलब कम्युनिकेशन हुआ वो सही नहीं हुआ और वो फर्स्ट टाइम था उसका, तो उस एपिसोड को लेकर के वो काफी टाइम तक परेशान रहे। अब ये टाइम के हिसाब से अगर हम वेट करते हैं 3-4 साल 5 साल के बाद वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पिक्चर ना उसके दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से वो अपना ऑफिस में फोकस नहीं कर पाता। तो हमने उनका एक सेशन लिया, ठीक है, उनको एक NLP की टेक्निक दी, करी उनके साथ में और उनको हमने पूछा कि आपकी जो इंटेंसिटी है इसकी कितनी है, तो उन्होंने बोला 10 है। हमने वो सेशन लिया, उसके बाद हमने फिर उनसे इंटेंसिटी पूछी, हमने वो 2 बार सेशन लिया था उनकी वो 6 तक पहुंच गई थी इंटेंसिटी, उसका इम्पैक्ट। तो हमने उनको बोला ये टेक्निक आप घर पे खुद भी ट्राई करिए और उन्होंने ट्राई किया, फिर उनको वो चीजें आने ही बंद हो गई माइंड में एंड शी वाज एबल टू फोकस ऑन हर वर्क। मैम, एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चों में भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, प्लस पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं कि अगर इसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा भी ये करना ही चाहिए। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा बच्चा एक डिप्रेशन में जाता जा रहा है या बहुत ज्यादा एंग्शियस हो चुका है? वो आपको उनकी मैंने आपको बताया ना कि जो डिप्रेशन में होगा वो बंद कमरे में रहना ज्यादा पसंद करेगा, लोगों से कम बात करेगा और जो एंजाइटी वाला बच्चा होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखेगी कि बहुत एंशियस है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, सोच रहा है ना, तो ये एंजाइटी है और ये बच्चों को होती है। बच्चों को एग्जाम से पहले एग्जाम की एंजाइटी कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, कैसा होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चों की सेशंस लेने चाहिए अगर उनको ऐसा कुछ चैलेंज है एंड कुछ टेक्निक्स उन्हें सिखाते भी हैं हम लोग, ठीक है, ताकि वो घर पे भी प्रैक्टिस कर पाए जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और हमें उन्हें यही सिखाना है कि प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में रहने के भी टेक्निक्स हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, दे कैन डू इट, और वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग उनको हेल्प करें। मैम, इसी के साथ हमारी ऑडियंस को आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? लास्ट मैसेज मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगी, जो हमारी हेल्थ होती है, that is if we are mentally, physically, socially healthy, then that person is a healthy person. तो आप अपने फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड रखें, ठीक है, वरीज को छोड़ दें और प्रेजेंट में रहना शुरू करें ताकि जो आप आज कर रहे हैं वो आपका अच्छा फ्यूचर बनाए और आगे आप ग्रो करें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।